सभी को नमस्कार है, प्यार भरा नमस्कार है। आप सबका इस सुरवाणी विलास कक्षा में स्वागत है। अभी हम प्रार्थना के साथ कक्षा प्रारंभ करते हैं। ये प्रारंभिक स्तर का संस्कृत भाषा की कक्षा है। यहाँ हम साक्षात संस्कृत सीखने जा रहे हैं। अभी तक भूमिका हुई थी, अभी से आज से साक्षात पाठ प्रारंभ होने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है। प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ये सुरवाणी कक्षा में आप सबका स्वागत है। संस्कृति की रक्षा, ये सब बातें आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं बता चुकी हूँ आपको। चलिए अब हम विषय प्रवेश करते हैं। आप सबको अभिनंदन है कि आप अपने जीवन में संस्कृत सीखने जा रहे हैं और उसका पूर्ण आनंद आगे अपने पूर्ण जीवन में आप उसको प्राप्त करने वाले हैं और उसका अनुभव करने वाले हैं। इसके लिए आपको बहुत 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 सारी बधाई और बहुत सारे अभिनंदन। और आशा करती हूँ कि मैं आपको पूर्ण विषय में ज्ञापित कर पाऊंगी और अपनी ओर से न्याय कर सकूंगी। हाँ, अभी हम प्रवेश करते हैं। तो जो भाषा होती है, भाषा बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, जो भी है उसका एक सबसे उत्तम अंश होता है उसको समझना। ठीक है, तो भाषा किसी के भाव को समझने के लिए मुख्यतः होती है और कुछ कार्य और भी कार्य भाषा के होते हैं, उसके बारे में हम पहले चिंतन कर चुके हैं। ठीक है, तो भाषा का कहाँ से प्रारंभ करें? कोई नई भाषा हम सीखने जा रहे हैं तो हम कहाँ से प्रारंभ करें? इसकी जब मीमांसा होती है तो हमें तय करनी पड़ती है। भाषा में बहुत सारे अंग है, कौन सा हम चुने? तो शास्त्रकारों ने ये जाना कि जो क्रिया होती है वो सबसे मुख्य चीज होती है। क्रिया से बहुत सारे काम होते हैं और काम होने के लिए क्रिया का ही आश्रय लेना पड़ता है। ठीक है, नाम पद तो केवल नाम बताते हैं लेकिन क्रिया काम करता है। ठीक है, हम क्रिया से काम करेंगे ये सोचकर क्रिया से ही प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, क्रिया का किस तरह वो एक अंश है, मुख्य अंश है, तो हम क्रिया से प्रारंभ करेंगे। अभी दूसरे अंश पर आते हैं। सबसे भाषा में पूर्ण अंश कौन सा है? ठीक है, मुख्य अंश तो क्रिया है, पूर्ण अंश क्या है एक भाषा में? क्या ध्वनि है, एक वर्ण है, एक पद है, एक पदों का समुच्चय है, या फिर वाक्य है? तो इसका समाधान है सबसे उत्तम भाषा का जो मुख्य अंग है वो वाक्य है। ठीक है, वाक्य वो भी नॉर्मल वाक्य नहीं, सामान्य वाक्य नहीं, वाक्य जो प्रसंग पूर्ण हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा उसे पोस्ट मिल गया है। पोस्ट शब्द के कई सारे अर्थ है अंग्रेजी में, क्षमा कीजिए अंग्रेजी पद को ले रही हूँ। ठीक है, उसको पोस्ट मिल गया। अब मैंने लेटर डाला है, वो पोस्टमैन ने उसको पहुंचाया, ये पोस्ट भी हो सकता है। या उसने कहीं पर अप्लाई किया है एक वृत्ति के लिए, एक जॉब के लिए, उसे जॉब मिल गया है। ठीक है, तो ये जो दो अर्थ है, तो ये हमें कब पता चलेगा कि हम कौन सा, हमारी भावना सही तरह पहुंची कि नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? तो प्रसंग की बहुत आवश्यकता होती है। तो प्रसंग पूर्णम वाक्यम, ये कहना चाहिए हमको। जो वाक्य प्रसंग संदर्भ से युक्त हो वह वाक्य भाषा का सबसे पूर्ण अंग है। ठीक है, जब हम पद बोलेंगे, पोस्ट बोलेंगे, तो जैसे ठीक है, दरवाजे के पास एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करते हैं। दरवाजे के पास कोई आया, पोस्ट बोला तो हम दरवाजा खोलेंगे, साइन करेंगे, पोस्ट को ले लेंगे। ठीक है, वो पोस्ट है तो वो पद भी एक वाक्य का काम कर रहा है।
ठीक है, पर उससे काम नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारा प्रसंग चाहिए। मैंने यूं ही कुछ पोस्ट बोला था, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रसंग पूर्ण वाक्य एक पूर्ण अंश होता है, तो पद नहीं हो सकता, पदों का समुच्चय नहीं हो सकता। अस्तु, तो भाषा का जो पूर्ण अंग है वो वाक्य है, वाक्य के बाद पद का स्थान है। ठीक है, तो हम उस पद पर हम अभी पहुंच रहे हैं। तो पद कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है क्रियापद, एक होता है नाम पद। क्या और नहीं होते पद? अव्यय भी तो पद है, और क्रिया विशेषण है वो भी पद है, और भी बहुत सारे हैं। तो वो सब क्या पद नहीं है? तो हाँ, वो भी पद है, पर हम मुख्य रूप से पद की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो शब्द होता है वो द्विविध होता है, क्रियापद और नाम पद। ठीक है, तो उसके दो अंश होते हैं। पद के हर पद को विभाजित किया जा सकता है। वर्ड इज डिविजिबल। ठीक है, जब मैं 8वीं कक्षा पढ़ रही थी, मेरी अंग्रेजी के किताब में लिखा था वर्ड इज डिविजिबल, तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ, वहां से इसका बीज पड़ा। तो ये जानना बहुत ही रोचक होता है कि एक पद को हम और तोड़ सकते हैं। ठीक है, तोड़ना बोले तो विश्लेषण करना, विमर्श, विमर्श रूपिणी विद्या। तो जो विद्या होती है विमर्श रूपिणी होती है, उसको जितना हम, डिस्क्रिमिनेशन इज नॉलेज, तो उसको जितना विभाग कर सकते हैं। वेद व्यास ने भी, वो क्यों वेद व्यास महान बने? क्योंकि उन्होंने वेदों का विभाजन किया था। विभाजन करना बोले तो सबको तोड़ मरोड़ के फेंकना नहीं, उसका एक अर्थ बनाना। देखो उसका जो एक अंतर्लीन एक भाव होता है, उसको जो समझता है वही व्यक्ति विभाजन कर सकता है। विभाजन करने के लिए बहुत ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो अभी पद विभाजन करने योग्य एक स्थान है, वरना हम समझेंगे कैसे? तो हमारे समझने के लिए ये व्यवस्था बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो प्रकृति और प्रत्यय, इसके हमने दो अंश के रूप में हमने इसको पद को विभाजित किया। एक अंश को कहा ये प्रकृति है, और दूसरे अंश को कहा ये प्रत्यय है। तो अब जानते हैं कि प्रकृति क्या है और प्रत्यय क्या है। पद के अंतर्गत जो प्रकृति है वो उसका आधार होता है। अर्थपूर्ण अंश जो होता है वो प्रकृति होती है। वो पद का जो अर्थ निकल रहा है, जैसे हमने कहा पत्रम कहा। ठीक है, तो पत्र में जो पत्र है, वो पत्र का जो अर्थवान भाग है वो पत्र प्रकृति है। ठीक है, उसका और विभाजन नहीं किया जा सकता एक्चुअली पत्र का। ठीक है, और कर सकते हैं लेकिन वो दूसरे स्थाई पर होता है, वर्ण के स्थाई पर होता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रकृति डिविजिबल है। ये बहुत ही ये आगे आने वाले जो पाठ है वो सभी का ये नींव है। अभी हम नींव बना रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक भी पॉइंट आपको मिस ना होने पाए। ठीक है, आप इसको मिस करेंगे तो फिर आगे बहुत सारी बातों को आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, अस्तु, तो ये प्रकृति उसका अर्थपूर्ण अंश है। हमने कहा रामौ, रामाः, रामाभ्याम, रामयोः, अभिरामः, हाँ, इस प्रकार सीतारामः, ऐसे हमने कई सारे राम शब्द बनाए। उन सब का आधार क्या है? रामा। ठीक है, उसके आधार के अंतर्गत जो है वो प्रकृति है। ठीक है, अर्थपूर्ण भाग है, जिसका वर्ण स्थान पर नहीं, पद स्थान पर और विभाग नहीं किया जा सकता, वो प्रकृति है। ठीक है, और प्रत्यय, अभी प्रत्यय पर पहुंचते हैं। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय जो पीछे आके जुड़ता है वो प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय हमेशा पीछे कोई भी प्रकृति है उसको आकर जो जुड़ता है, जो अंश, वो अर्थपूर्ण नहीं होता, लेकिन उसके आने से, इसके जुड़ने से अर्थ बन जाता है। उसका अपना एक कॉन्टेक्चुअल अर्थ होता है उसका। कोई जैसे हिंदी में, हम अभी आएंगे उस पर, हम पहुंचेंगे तो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, पहले आप थ्योरी को समझिए। ठीक है, प्रकृति और प्रत्यय ये पद के मुख्य भाग है। ठीक है, प्रकृति अर्थपूर्ण भाग है, प्रत्यय है उसको आके जो जुड़ता है वो प्रत्यय है। उसके बाद हम पुरुष पर आते हैं। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। इसके बाद हम उदाहरण देखेंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष होता है वह। ठीक है, वह के अंतर्गत जो कुछ आता है वो प्रथम पुरुष। पहले हम उत्तम पर आते हैं, उत्तम से वापस जाते हैं तो आसानी होगी समझने। उत्तम मैं, ठीक है, मैं उत्तम, तुम मध्यम,
वह प्रथम। इसको, इस फॉर्मूला को याद रख लीजिए। मैं उत्तम, तुम मध्यम, वह प्रथम। ठीक है, तो मैं उत्तम, मैं हम, हिंदी में दो वचन है, ठीक है, मैं हम उस पर भी पहुंचेंगे। मध्यम तुम आप, तुम एक, तुम बहुत सारे तुम होंगे, आप होंगे। और प्रथम में आता है वह, वह स्त्री हो सकती है, वह पुरुष हो सकता है, वह कोई वस्तु हो सकती है, उस पर हम बाद में पहुंचेंगे। तो प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः, ये तीन पुरुष हुए हमारे। ठीक है, अब फिर वचन पर आते हैं। सभी ये जो पुरुष है, ये सभी भाषाओं में इतने ही पुरुष रहते, इससे अधिक कोई पुरुष हो ही नहीं सकता। जैसे मैं बात करूंगी, मैं किसी से बात करूंगी, जैसे अभी मैं अपने लिए उत्तम हूँ, तो आप सब लोग मेरे लिए मध्यम है। मैं आप लोगों को आप बोल के जो बात कर रही हूँ, आप लोग मेरे लिए मध्यम है। मैं आपके लिए मध्यम हूँ, आप मुझसे बात करेंगे तो आपके लिए मैं मध्यम होंगी, आप अपने लिए उत्तम होंगे, मैं अपने लिए उत्तम हूँ। समझ गए? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। और हम दोनों बात करें संस्कृत के बारे में, तो संस्कृत हुआ प्रथम पुरुष। हम बात करें कक्षा के बारे में, कक्षा हुआ प्रथम पुरुष। ठीक है, मेरे आपके सिवाय, मैं और तुम के सिवाय जो कुछ बचा वो सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत चला गया। तो जितने लिंग आदि होने हैं वो सब प्रथम पुरुष के होते हैं, मध्यम उत्तम के कोई पुरुष नहीं होता, कोई लिंग नहीं होते हैं। ठीक है, इस बात को हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिर वचन पर चलते हैं। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है, ये यूनिवर्सली भाषा के कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हर भाषा में मौजूद हैं। इनका जो प्रेजेंस है, इनका जो उपस्थिति है, वो हर एक भाषा में होती है, पूरे विश्वात्मक है। ये केवल संस्कृत से संबंधित विषय नहीं बता रही हूँ, ये जो भूमिका के रूप में बता रही हूँ। हर भाषा में, कोई भी दुनिया की कोई भाषा ले लीजिए आप, अरबी ले लीजिए, फ्रेंच ले लीजिए, रशियन ले लीजिए, अपनी भारतीय भाषाएं ले लीजिए, तमिल ले लीजिए, मलयालम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। वाक्य सर्वप्रथम अंश होता है, पद डिविजिबल होता है, उसके दो अंग होते हैं, और पहला अंग को प्रकृति बोलते हैं, दूसरे अंग को प्रत्यय बोलते हैं, तीन पुरुष होते हैं और वचन। अब वचन पर आते हैं। इसमें यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट एक वचन बहुवचन है, जो विश्वात्मक है, सभी भाषाओं में रहता है, वो एक वचन और बहुवचन है। द्विवचन जो भाग है वो विश्वात्मक नहीं है, वो कुछ ही भाषाओं में है। जैसे संस्कृत बहुत पुरानी भाषाएं हैं, सुना है अरबी में रहता है, मुझे नहीं पता, द्विवचन रहते हैं। ठीक है, तो एक वस्तु को सूचित करने वाला एक वचन, एक से अधिक दो वस्तुओं को सूचित करने वाला दूसरे भाषाओं में बहुवचन। ठीक है, एक से अधिक दो बहुवचन हो गए, पर संस्कृत में स्पेशल है, एक वचन एक से अधिक दो है तो द्विवचन एक स्पेशल है, और दो से अधिक है तो ही बहुवचन है। इस बात को आप अच्छे से अपने बुद्धि पर लिख कर रख लीजिए, बुद्धि पर छप जाना है इस बात को। ठीक है, जो एक वचन, एक वस्तु को सूचित करने वाला एक वचन, उससे अधिक दो है तो द्विवचन, दो से अधिक है तो ही त्रिवचन नहीं होता, बहुवचन होता है। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीन वचन हुए। ओके, तो ये बहुत ही मुख्य है, क्योंकि ये आगे बताती हूँ। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, जैसे इससे पहले हम हिंदी का हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हिंदी भाषी हैं आप लोग, आपका एक हम क्रिया पर पहुंचते हैं। अभी वाक्य के बारे में हो गया, पद पर आ गए, अब हम क्रियापद पर आते हैं। ठीक है, तो क्रियापद पर हिंदी का एक क्रियापद ले लेते हैं जो प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है, वह जाता है, वह को भूल जाइए, जाता है उसको ले लेते हैं। ठीक है, या फिर पढ़ता है, पढ़ता है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। पढ़ता है, पढ़ता लेंगे। तो पढ़ जो है वो उसका मूलभूत रूप है ना, ता है, उसमें दो अंश है। ठीक है, पद का पहले विभाजन देख लेते। पढ़ता है, पढ़ एक अंश है, ता है दूसरा अंश है। ठीक है, को भी हम जोड़ लेते हैं, इसी में जोड़ लेते हैं, क्योंकि हिंदी का वो एक अंतर्भाग होता है, संस्कृत में नहीं होता है, लेकिन हिंदी में बहुत जगह होता है, इसलिए ता है करके एक ही अंश उसको ले लेते, प्रत्यय के अंतर्गत ले लेते। तो उसका प्रकृति हुआ पढ़, प्रत्यय हुआ ता है। प्रत्यय क्यों हुआ ता है? क्योंकि ती है भी हो सकता है ना उसका, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता हूँ, पढ़ते हो, जदते हो, ती है, ती हूँ, ता है, ये सारे जो है ये प्रत्यय है।
पढ़ जो है उसका अंश नहीं बदला है ना, वो प्रकृति है। समझ गए? एक और बार बताती हूँ। हिंदी की एक क्रिया रूप को पहले हम ऑब्जर्व करते हैं। पढ़ता है, ये एक शब्द है। पढ़ता है पूर्ण शब्द है। अब हमने पढ़ा था पद को हम विभाजित कर सकते हैं, तो पढ़ता है हमने दो भागों में उसको विभाजित किया। ठीक है, पढ़ अंश जो है वो धातु है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैंने बोल दिया आपको, मूल रूप होता है प्रकृति, क्रिया का जो मूल रूप होता है वो पढ़ है, पढ़ना। ठीक है, वो फिर ता है जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं। ता है, लड़का है तो ता है, लड़की है तो ती है, पढ़ती है, बहुत सारे हैं तो पढ़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार एक क्रिया का स्वरूप होता है। तो एक है ता है, एक से अधिक है, हिंदी में ते है, हिंदी में। पर संस्कृत में ता है, दोनों ते हैं, बहुत सारे ते हैं। ठीक है, एक ता है, दोनों ते हैं और बहुत सारे ते हैं। तो बहुवचन दो के बाद ही आता है। इसका बहुत 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 ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। आप में से कई सारे लोगों को संस्कृत का कोई भान नहीं है, संस्कृत के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, इसलिए बहुत ही प्राथमिक स्तर से मैं बता रही हूँ। आप लोग में से कोई जानते हैं तो इन विषयों को थोड़ा सा ब्रश अप करके आगे बढ़ने जैसा आपको हो जाएगा, इसीलिए इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्या हम वचन भी नहीं जानते हैं ऐसा ना समझिए, क्योंकि इसका आगे जो इसका प्रातिपदिक होने वाला है, यानी इसका आधारभूत आधारशिला होने वाली है ये कॉन्सेप्ट्स, ये आपको आगे जाके क्लियर होगा क्यों मैं इतने बार इस बात को बता रही हूँ। तो एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, वचन 3 है। तो ये जो पढ़ता है, पढ़ते हैं, खत्म हो गई हिंदी की धातु, हिंदी का जो वर्तमान क्रिया है खत्म हो गई। पढ़ता है, पढ़ते हैं, पर पढ़ता है एक, दो पढ़ते हैं, बहुत सारे पढ़ते हैं, ये संस्कृत की क्रियाएं होंगी। तो हम सबसे पहले एक वचन की क्रिया देखते हैं। अब वो ता है जो अंश है वो क्या होता है संस्कृत में, और जो पढ़ अंश है वो क्या होता है। तो दो भाग हुए हमारे हिंदी में, पढ़ता है। तो हम पढ़ का क्या है वो देखते हैं, वो है पठ। अब ये जो प्लस है हम इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, अब हम मैथमेटिकली हो जाते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स, बहुत कम, छोटा सा KG1 सा अंश है इसमें मैथमेटिक्स का। ठीक है, हम एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करते हैं, x+y फॉर्मूला। ये x+y सारे विभाजनों का, सारी संस्कृत भाषा का ही भूमिका होने वाली है x+y। ठीक है, तो इस x+y को अच्छी तरह आप समझिए। x+y से आप जब इस भाषा को समझेंगे तो बहुत सारी, कई सारी आने वाले जो संदेह है आपके पूरी तरह मिट जाएंगे। ठीक है, तो ये जो इसको मैं एक बार लिखती हूँ तो आपको एक ये होगा, इसको मैं बता के लिख के बताती हूँ आपको। x+y, इसको भी कैपिटल बनाते हैं। तो ये x+y जो फॉर्मूला है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो x+y, x है पठ, जो पढ़ता है, मैं पढ़ है वो x है, ता है वो y है। तो अभी ये xy हिंदी में इस रूप में है, संस्कृत में किस रूप में है हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो x आता है पठ, पढ़ जो है वो संस्कृत से ही आया है, पठ, वो ठकार का ही ढकार बन गया है हिंदी में। तो पढ़ता है, तो वो ता है का अंश देख रहे हैं, वो है ती संस्कृत में, वह पढ़ता है संस्कृत में वो ती है, पठती। ठीक है, इसका हो गया पठती, पठ प्लस ती, पठती। एक बार हम लोग सब ताली बजाते हैं क्योंकि हमने अपना सबसे पहला क्रियापद बनाया है और सबसे पहला वाक्य बनाया है। अरे आपने पद बताया और बोल रहे वाक्य बनाया है, ये कैसे संभव है? हाँ, मैंने क्या बोला? मैंने बोला आपको पद बता रही हूँ और अभी बोल रही हूँ आपने वाक्य बना लिया। तो जानते हैं कैसे होता है, वो आगे हम बताएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए पढ़ प्लस ती, पठ प्लस ती, पढ़ प्लस ता है, वही जो अर्थ है वही यहाँ पर भी है। ठीक है, ओके, हम पढ़ निकाल देते हैं। ठीक है, अब खेलता है। ठीक है, खेलता है, अब ता है नहीं बदला है, एक्स तो जो वाई है वो नहीं बदला है। ठीक है, वाई पार्ट नहीं बदला, एक्स पार्ट बदल गया है। ठीक है, खेलता है, तो प्लस का जो ये फॉर्मूला है इसको हम एक रूप में हम इसको करते हैं LHP RHP।
LHS RHS आपने सुना, लेफ्ट साइड ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वल टू, राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वल टू, तो ये होगा LHP, लेफ्ट साइड ऑफ द प्लस एंड राइट साइड ऑफ द प्लस, इसको लेंगे हम। ठीक है, अब इक्वल टू के बाद क्या होता है हमें उसमें दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, उससे ही हम स्टार्ट हो रहे हैं। तो LHP जो है यहाँ पर x है, RHP जो है वो है y है। तो खेलता है, इसमें खेल है x पार्ट में, ता है y पार्ट में। अब आप समझ में आ गया। तो अभी देखते हैं खेलता है का क्या होगा, वो है क्रीड, या फिर खेल धातु भी ले सकते हैं, क्रीड। ठीक है, क्रीड प्लस ती, तो x हुआ क्रीड, y हुआ ती। अब इसका अर्थ क्या हुआ, खेलता है संस्कृत में ही। ठीक है, तो ये ती जोड़ने से अब हमें समझ में आ गया कि ता है के लिए हमको ती जोड़ना है। ठीक है, हमको कोई भी वाई का अर्थ अब यहाँ पर कोई लड़का कर रहा है किसी कार्य को, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें ती का प्रयोग करना पड़ेगा। ता है का हमने समझ लिया। ठीक है, अब आते हैं एक और अंश पर। ठीक है, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। ओके, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। कुछ और भाषाओं में कॉमन जेंडर ये सब बोलते हैं, और इंग्लिश में एक और कॉमन जेंडर भी होता है, लाइक मस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर एंड कॉमन। तो जो दोनों के लिए, जैसे पेरेंट्स है, फ्रेंड्स है, पार्टिसिपेंट्स, अटेंडीज, ये सब वर्ड्स आजकल यूज हो रहे हैं ना, वो सब दोनों के लिए संबंधित है, इसलिए वो कॉमन जेंडर में आ जाते हैं। ना ही वो मस्कुलाइन है ना ही फेमिनाइन है, बॉय है मस्कुलाइन है, गर्ल है फेमिनाइन है। ठीक है, तो इस प्रकार का अंतर संस्कृत में भी है, पर 3 ही है, एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग, एक नपुंसकलिंग। ठीक है, अब हिंदी में पढ़ता है और पढ़ती है, उसमें 2 रूप होते हैं। ठीक है, लेकिन संस्कृत में उसमें कोई भेद नहीं है। ये हिंदी और संस्कृत के परस्पर विभिन्न विषय हैं। ठीक है, हिंदी और संस्कृत में ये तो दोनों विभिन्न विषय हैं। कैसे कैसे बोलिए, क्योंकि लिंग भेद संस्कृत में नहीं है। लिंग के हिसाब से कोई स्त्री पढ़ रही है, कोई पुरुष पढ़ रहा है, वो पठती ही होगा। ती को देखकर आप ये ना समझिए कि ये शायद ईकार है इसलिए लड़की का हमें दिखाई दे रहा है, इसमें सुनाई दे रहा है। प्रायः ये स्त्रीलिंग के लिए बोधक है, नहीं। क्रियापद जो है वो दोनों लिंगों का, तीनों लिंगों का बोधक है। जो स्त्रीलिंग है, जो पुल्लिंग है, जो नपुंसकलिंग है, तीनों का बोधक ती होता है। तो पठ ती पठती। ओके, वो x प्लस वाई फॉर्मूला आप कीजिए, पठ प्लस ती। पठ के जगह हमने क्रीड लगाया या खेल लगाया, खेलती, क्रीडती। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला धातु पर आता है। y को कांस्टेंट रखेंगे हम, x को बदलेंगे, गिरता है, गिरना, गिरता है, तो उसी को संस्कृत में बोलेंगे पतति, अत प्लस ती, पतति। समझ गए, पतति, अत प्लस ती, पतति। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम आते हैं एक कंसेप्ट पर जिसको कहते हैं, अब हमने ये जाना, अब आनुपूर्वी का हमने अभ्यास किया था, आपको याद है ना, आनुपूर्वी का हमने अभ्यास किया था। आनुपूर्वी में हमने ये जाना कि एक वर्ण में जो हम अभी भाषा शब्द को ले लेते हैं, भ प्लस आ, श प्लस आ, भाषा। ठीक है, इस प्रकार हमने, जैसे द्विविधम है, द, व, ई, व, ई, ध, अ, म, ऐसा है। ठीक है, आपको अगर लिखकर बताना है तो मैं लिखकर भी बता सकती हूँ। ठीक है, इसको जैसे भाषा को हम अनुपूर्वी बनाएंगे, तो भ प्लस आ और श प्लस आ, भाषा। ठीक है, ये हो गया अनुपूर्वी। अब मैंने ये कहा कि पठती का जो ये है इक्वल टू के बाद वो बना पठती, ऐसा। ठीक है, फिर ये बना क्रीडती। ठीक है, फिर ये बना पतति। तो आप लोग एक बार इसको ये करके देखिए कि इसका अनुपूर्वी करके देखते हैं। अगर पठ प्लस ती है तो प प्लस आ, ये तो ठीक है।
अब ठ है, ती है तो ट प्लस ई है। अब ये ठ के बाद हमको पठती में आ दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको देखिए, ये तो ठीक है, समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अब ये जो ठ में अ है वो कहाँ से आया है? आप बोल तो पठ प्लस ती बोले तो ये पठती होना चाहिए था, है ना, पठती ये होना चाहिए था, पर ये नहीं हुआ है, पठती हुआ है। ठीक है, वो कैसे हो गया? उसमें आकार कहाँ से आ गया? अभी हम उस आकार के बारे में, एवरी वर्ण इज आंसरेबल। ठीक है, संस्कृत में पढ़ते समय हर एक वर्ण की स्थाई पर क्लैरिटी बहुत आवश्यक है। आपकी दृष्टि पड़नी चाहिए, जब मैं बता रही होती हूँ, टीचर भी होकर मैं कुछ भी बता रही होती हूँ, आपका ध्यान हमेशा उन वर्णों पर होना चाहिए। आप जिसको सुन रहे हैं, जिसको देख रहे हैं, उसका जो विभाजित स्वरूप है, डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज माइंड में होना चाहिए। वो जो प्लस 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 करके माइंड में एक फट 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 बन जाना चाहिए। पठ प्लस ती में पठती होगा, पठती बोल रहे हैं, इसमें आ कहाँ से आया? इसलिए मैंने आपका उच्चारण के ही मैंने 2 कक्षाएं पूरी मैंने उसी को सौंप दी थी, इसी कारण, क्योंकि आप इसको पठती बोलेंगे तो आप अ को मिस कर जाएंगे। क्रीडती बोलेंगे, क्रीडती, जैसे हिंदी का प्रभाव से पठती बोलेंगे तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। इसलिए सही उच्चारण बहुत आवश्यक है। चाहे आप मुझे कुछ भी समझ लीजिए कि ये बहुत ज्यादा हिंदी का ये कर रही है, मैं हिंदी को कोस नहीं रही हूँ, मैं यही पहले भी बोल चुकी हूँ, लेकिन उसका प्रभाव संस्कृत से पढ़ा तो कितना नुकसान आपका हो सकता है, आपकी समझ का कितना प्रॉब्लम हो सकता है, वो बताने का मैं प्रयास कर रही हूँ। ठीक है, तो पठती, पठ प्लस यहाँ पर हमको दिखाई दिया कि पठ के बाद प ठीक है, अ ठीक है, लेकिन ठ पर हमको एक अ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठ पर हमको एक अ दिखा। अब ये अ कहाँ से आया है, समझ गए? फिर से बताओ, पठ प्लस ती है, पठ x है, ती y है, तो हमने x प्लस वाई को जोड़ा और मैंने इसमें एक आकार लगा दिया एक्स्ट्रा, वो हमको यहाँ पर दिख रहा है, वो कहाँ से आया है ये पूछ रही हूँ। एक्चुअली हो ये रहा है, पठ को ती जोड़ा है तो पठ आती पठती, लस आती लसती हुआ है, ऐसे कैसे हो गया है? उसका आंसर है, अब हम एक और अंश पर जाते हैं। ठीक है, अब धातु कितने प्रकार के होते हैं, इसको हमने धातु बोलते हैं। एक्स प्लेस में जो क्रियापद का जो मूल होता है वो होता है धातु। ठीक है, जो क्रियापद का, ठीक है, क्रियापद का जो मूल, क्रियापद का मूल, उसको क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। ओके, क्रियापद का जो हमने नामपद क्रियापदानी नामपदानी 2 टाइप है ना, उसमें जो क्रियापद का मूल है वो धातु होता है, और वही x प्लस वाई है क्रियापद के विषय में। तो हम इसको कैसे बोलेंगे? इन द केस ऑफ क्रियापदा या, ठीक है, क्रियापद के विषय में x इक्वल टू धातु। ठीक है, क्रियापद के विषय में x होता है धातु। अब हम उसी धातु को एक प्रत्यय हमने जोड़ा तो उस धातु में आके एक आ जुड़ गया है, जिसका हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब हम उस एक्सप्लेनेशन को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो धातु होते हैं, ये सारे धातु, जैसे हमने पट देखा, क्रीड देखा, पत देखा, इन सब के क्या होते हैं? एक गण नाम का कोई चीज होता है। ठीक है, कुछ गण होते हैं, कुछ, हमने सारे संस्कृत के धातुओं को पाणिनि से पूर्व ही या पाणिनि के समय में ही पूरे धातुओं को एक ऑब्जर्वेशन किया गया था, एक अच्छे से उनका निरीक्षण परीक्षण किया गया था, और पाया गया था कि पूरे संस्कृत के सारे धातुओं के रूप जो हमको दिख रहे हैं दुनिया में, उनके आधार पर इन धातुओं का दशधा विभाग हो सकता है, 10 भागों में इसको बांटा जा सकता है। ऐसा जब उन्होंने जाना तो उन्होंने रूपों के आधार पर, अब हिंदी में इस बात को बताना मेरे लिए थोड़ा कठिन है, क्योंकि मैंने हिंदी के धातु विभाग का मैंने स्टडी नहीं किया। मुझे तेलुगु के धातु विभागों का थोड़ा सा ज्ञान है, पर हिंदी के धातु विभागों का, जैसे उसमें कितने ये है मुझे नहीं पता, जैसे जाना, आना, पढ़ना, लिखना, तो
इसका एक बोल सकते हैं कि जा तो अजंत है, और पढ़ना तो पढ़ वो हलंत है, ऐसा बता सकते हैं शायद, तो मुझे नहीं पता। तो संस्कृत में अगर हम देखते हैं तो इसी प्रकार के कई कई विभाग हैं, ये एक ही विभाग नहीं, बाप रे, आप उसके अंदर जाएंगे तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा धातु शास्त्र हो जाता है। व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत धातु का बहुत बड़ा विषय आता है, पर हम उसमें नहीं पढ़ेंगे, हमको जितनी आवश्यकता है उतना ही अंश लेके पढ़ेंगे, ठीक है। तो उन्होंने पूरे गणों का दशधा विभाग किया और उनको कहा विकरणी। क्या कहा? विकरणी, ठीक है। उनको दश दश विकरण बोला है उनको। तो विकरण जो होते हैं वो धातुओं के गण होते हैं, गण या फिर विकरण, ठीक है। तो उन विकरणों का अच्छा क्या है फिर वो देखते हैं उस प्रकार का, उसके बारे में सभी के बारे में हम बाद में जानेंगे। वो 10 होते हैं, 10 तो इस पाठ में नहीं आएंगे आपको, आपको सिर्फ 4 गणों का इसमें पूरे इन पाठों में केवल 4 धातु गणों के बारे में हम बताएंगे। 1 4 6 10, 1 4 6 10, एक पहला, चौथा, छठा और 10वां, ठीक है। तो ये सबसे पहला गण है, हम पहले गण की बात करते हैं। वो जो 10 गण है उनका जो पहला गण है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अच्छा ठीक है, हमें कैसे पता चला कि ये 10 गण के धातु क्या क्या, कैसे वो रूप उनके अलग अलग है, क्यों ये 10 गणों में है? तो उसका एक ही निशानी है, उसको बोलते हैं विकर्ण प्रत्यय। विकर्ण प्रत्यय, तो विकर्ण प्रत्यय अपने आप में एक अंश होता है जो धातु में आकर जुड़ता है। ती जुड़ने से पहले जो प्रत्यय है वाई है, वाई के जुड़ने से पहले एक और लेटर आता है, उसको हम वाई का ही अंश मान सकते हैं, वाई का अंतर्भाग कर लेते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई जो है जरूरी नहीं है एक ही वर्ण हो, वो वर्णों का समुच्चय भी हो सकता है वाई में। जैसे हमने ती कहा तो एक ही ती ही नहीं हो सकता, अति, पठ प्लस अति पठति, जो ये जो अ है वो भी वाई का ही अंश हो सकता है, ठीक है। तो ये जो विकर्ण प्रत्यय है वो डिसाइड करता है कि पठ के बाद ती जुड़ने से पहले क्या होने वाला है, ठीक है, कौन सा आने वाला है, ये वो विकर्ण प्रत्यय डिसाइड करता है। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पठ प्लस अ प्लस ती, पठती, लस प्लस आ प्लस ती, लसती। तो इसको अब सही सही उच्चारण, पूरा मुंह खोल खोल के आप उच्चारण करेंगे इन चीजों का। तो ये आकार आया है उस विकर्ण प्रत्यय का, क्योंकि ये जो पठ है, ये जो क्रीड है, ये जो पत है, ये सब उसी गण के धातु है। तो उस गण के सारे धातु आकार को ही लेते हैं, इसीलिए उनका एक गण बन गया है। पठति, लसति, क्रीडति, भवति, ठीक है। ये सब धातुएं, चलति, वदति, हसति, ये सारे धातुएं जितने हैं वो सब आकार को लेते हैं ती के जुड़ने से पहले, जो वाई है उसके जुड़ने से पहले, और वो आकार है विकर्ण प्रत्यय, रिप्रेजेंटेटिव, वो एक प्रतिनिधिभूत होता है उस धातु के गण का। वो बताता है कि ये जो पठ है वो धातु इस गण को बिलोंग करता है और उस गण का नाम है भुआदि गण, ठीक है। अच्छा जी, बहुत सुंदर नाम है। अब इसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ कुछ नहीं है, भू आदि भुआदि, बस भू आदि भुआदि, ठीक है। भू इत्यादि, जो जिस इस गण में पहला धातु भू है, बस भू के साथ स्टार्ट हुआ, रहना, होना, होना बनना, दो अर्थ है भू धातु के, होना बनना, ठीक है। केवल अस्तित्व और फिर बनना, दोनों अर्थ है। तो ये विकर्ण प्रत्यय के जुड़ने के बाद ही उसका पूर्ण स्वरूप पठति हमको मिला है। तो पहला क्रिया रूप है हमारा पठति, क्रीडति, पतति। तो इसमें जो आकार है वो विकर्ण प्रत्यय है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अस्तु, ये देखिए अभी इसके रूप देखते हैं पहले, ठीक है। तो हमने पठति कर लिया तो वह जाता है, ठीक है।
अब जाता है का, अब हमने संस्कृत में जाना है कि 3 वचन है ना, जाता है तो 1 वचन हो गया। अब हम आते हैं कि जाते हैं, यानी 2 लोग जाते हैं। अब लड़के हैं, एक लड़का जा रहा है तो हमने कहा जाता है। अब हमने कहा 2 लड़के जाते हैं, तो उसके लिए संस्कृत में क्या होगा? हिंदी में तो ते है, वाई प्लेस से हमने चेंज कर लिया, एक्स प्लेस चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमें जाने का ही अर्थ बताना है। हमें कुछ और धातु का, कोई और अर्थ का प्रयोग नहीं करना है, हमें करना है जाने वाले अर्थ का। जैसे 2 लड़के जा रहे हैं, एक लड़का भी जा ही रहा था, 2 लड़के भी जा ही रहे हैं, वो खा नहीं रहे हैं, तो वी आर यूजिंग ओनली 1 धातु फॉर नाउ। ठीक है, तो 2 लड़के जा रहे हैं, उसके बारे में बताना है। तो कैसे बताएंगे? एक तो प्रथम पुरुष का प्रत्यय हमने एक वचन ती लगा लिया, ठीक है, पठती, तो एक लड़का पढ़ रहा है। फिर हम आते हैं दूसरे पर, ठीक है। वर्तमान काल प्रथम पुरुष का द्विवचन है तहा, ठीक है। जैसे ते है, हिंदी में ते है ना, वही तहा है संस्कृत में, पाठा तहा। 2 लड़के पढ़ते हैं, ठीक है, 2 लड़के पढ़ते हैं या 2 लड़कियां पढ़ती हैं, पढ़ते हैं, पढ़ती हैं, 2 लड़कियां, सबके लिए तहा, पठा तहा, ठीक है। पठ प्लस तह इक्वल टू पठ प्लस आ प्लस तह, पाठतः। ये जो विकर्ण प्रत्यय है सभी क्रिया रूपों में लगता है, सभी क्रिया रूपों में, जो ती के फॉर्म्स है, तह के फॉर्म्स है, सभी फॉर्म्स में वो लगता ही है, सभी क्रिया रूपों में वो लगता है। वर्तमान काल हो, भूतकाल, भविष्यत काल, वो कुछ कुछ भविष्यत काल में नहीं लगता, कुछ कुछ जगह पर नहीं, तो बहुत जगह लग जाता है वो। गण प्रत्यय या विकर्ण प्रत्यय उसको बोलते हैं, ठीक है। उसी के जैसा क्रीडतः, वसतः, हसतः। संस्कृत में एक बात है, जैसे हिंदी में है वैसे ही संस्कृत में है, जाता है, पढ़ता है, सोता है, हाँ, और बोलता है, सोचता है। तो ये जो ता है वो तो कॉमन है, तो ते है जो है वो भी वैसा ही है, सोचते हैं, जाते हैं, बोलते हैं। तो उसी प्रकार संस्कृत में भी है, पठतः, क्रीडतः, वसतः, हसतः। अब हर एक एक्स का, यानी हर एक धातु का अपना अर्थ होता है। पठ पढ़ना, क्रीड खेलना, वस निवास करना, ठीक है। तो इस प्रकार का वो तह जो है 2 व्यक्तियों को सूचित करने वाला है, मतलब उस क्रिया में, उस एक्शन में, उस एक्टिविटी में 2 लोग इन्वॉल्व्ड हैं, समझ गए। तो पठ प्रथम गण का धातु है, द्वादि गण का धातु है, जिसका उस गण का प्रथम धातु भू है, तो द्वादि गण का है, तो वो पठतः, पठ प्लस तः, पठतः होगा, ठीक है। 2 लड़के पढ़ रहे हैं। अब हमको बहुत सारे लड़के पढ़ रहे हैं, इसका भी चाहिए, है ना, तो उसका कौन सा प्रत्यय होगा? तो बहुत सारे ते हैं, हिंदी में तो एक ही है दोनों के लिए, उसके द्विवचन अलग नहीं है, इसलिए बताना कठिन है हिंदी के माध्यम से। आप केवल ते है बोलेंगे, जाते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, गिरते हैं, लिखते हैं, जो भी है ते हैं, ठीक है। उस ते है को संस्कृत में अंति बोलते हैं, अंति नहीं बोल पाते इसलिए अंति बोल रहे हैं, एक्चुअली अंति ही है, ठीक है, लेकिन हम अ को ब्रैकेट में रख के इसलिए बोल रहे हैं ताकि हमको उच्चारण में कोई सौकर्य मिले, सुलभता मिले, हमको सुकर हो जाएगा। तो सेम फॉर्मूला, पठ प्लस अंति, पठंती, पठ प्लस आ प्लस अंति। वो जो अ अंति में अ है उसको आप पठ प्लस आ वाले अ से नहीं मिलाइएगा, नो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। जो पठ पठंती है तो ये अंति केवल बोलने के लिए हमने इसको रखा, ठीक है। पठ अंति का जो ये अ है इसको इसमें नहीं जोड़ना, कंफ्यूज मत होना, इसलिए केवल यहाँ अंति ही लिखा है। पठ प्लस अंति, पठ प्लस आ प्लस अंति, पठंती। तो ये होता है बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक पढ़ रहा है, 2 लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। पठति, पठतः, पठन्ति। उसी प्रकार
एक लड़का खेल रहा है या एक लड़की खेल रही है, क्रीडति। दो लड़कियां खेल रही है, क्रीडतः। बहुत सारी लड़कियां खेल रही है, क्रीडन्ति। समझ गए? कोई भी लिंग हो उसका यही होता है। तो मध्यम पुरुष एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। उसके प्रत्यय और उसके रूप देखिए, ती, तह, अंति। तो जो एक वचन है वो ती है, जो द्विवचन है वो तह है, बहुवचन है वो अंति है। एक्चुअली ये टेबल है थोड़ा इधर बिगड़ गया है, उतना है, इसमें आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ओनली फॉर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उसी के जैसा क्रीडंती यही होता है। ओके, वंडरफुल। अभी एक और बार मैं रिवाइज करती हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बिना हम आगे बहुत मुश्किल से जा सकते हैं। इसलिए एक बार एक करते डिस्कस करते हुए वी विल गेट द फील। ठीक है, तो अभी एक प्रश्न के हिसाब से, प्रश्न के माध्यम से हम इसको जानेंगे। तो चले, मैं इसी के आधार पर प्रश्न अभी तक जो पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। पहले आज का दिन का पाठ का इतना ही था कि तीनों वचनों को, प्रथम पुरुष के तीनों वचनों को हमें जानना था, बस इतना ही। ठीक है, हाँ। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी से आप माइंड में रखिएगा क्योंकि आगे ये बहुत जगह इसका काम आने वाला है। ओके, राइट। तो जो भाषा का पूर्ण अंग कौन सा है? भाषा का पूर्ण अंग कौन सा है और क्यों? कौन बता रहे हैं? कोई भी आगे आ सकते हैं। जी, वाक्य। वाक्य है, बिल्कुल। क्यों है वाक्य? और पद। हाँ, वाक्य और पद मिलकर भाषा बनती है। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। पूर्ण प्रसंग को दर्शाता है, उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य से ही, वाक्य जो प्रसंग पूर्ण वाक्य हो वो पूर्ण अंश है भाषा का। ठीक है, वाक्य पूर्ण अंश इसलिए है क्योंकि एक पद से हमको कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, तो महाभाष्य का उदाहरण है द्वारम, बोला तो उसको बंद करो या उसको खोलो, जब तक नहीं बोलते केवल द्वारम बोलने से बात खत्म नहीं हो जाती। द्वारम पिधेहि बोलना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए वाक्य पूर्ण अंश है। उसके बिना केवल पद से कुछ समझ में नहीं आता है, पूर्ण अंग नहीं है। ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब था। और हाँ, पदों से मिलकर ही वाक्य बनते हैं, लेकिन हमने उसके बारे में अभी चर्चा नहीं की है। ठीक है, दैट्स अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पद की स्थिति। अच्छा, फिर दो कितने टाइप के पद होते हैं? 2 प्रकार के। हाँ, पहला प्रकृति और दूसरा प्रत्यय। वो पदों के विभाग है, ये पदों के प्रकार पूछ रही हूँ। क्रियापदानी और वाक्यपदानी। हाँ, क्रियापदानी, नामपदानी। ठीक है, नामपदानी, हाँ, क्रियापदानी, नामपदानी। ठीक है, ये ओके। और जो मुख्य है वो कौन सा है दोनों में? क्रियापदम मैडम। क्रियापदम, करेक्ट करेक्ट, क्रियापदम मुख्य है। और क्यों मुख्य है वो मैंने तब नहीं बताया था। क्रियापद क्यों मुख्य है? मतलब नाम पद है, क्रियापद है, तो नाम पद स्वयं भाव को प्रकट नहीं कर सकता है, परंतु उस स्थिति में क्रियापद नाम पद का बिना ही उस भाव को प्रकट कर सकते हैं, इसलिए क्या? हाँ, थोड़ा सा ठीक है, पर भाव क्यों क्रिया से ही अधिक प्रकट हो रहे हैं? यथा मैडम, यथा पिधेहि, ये क्रियापद बोलने से ही द्वार पद खुद ही आ जाता है। तो द्वार पद का बोलना आवश्यक उधर नहीं है, परंतु द्वार ऐसा बोलने के बाद पिधे ही ऐसा नहीं बोलूंगा तो उस वाक्य असंपूर्ण हो सकता है, इसलिए क्या? हाँ, ये भी हो सकता है, पर आपने थोड़ा सा अंश बताया है, पूर्ण अंश में बताती हूँ। आपने बिल्कुल सही गेस किया, क्योंकि क्रियापद अपने आप में एक वाक्य होता है। जैसे पिधे ही कहा तो वहां पर एक व्यक्ति है जो किसी और को बोल रहा है, तो वहां एक मध्यम पुरुष है जिसको जाकर बंद करना है। ठीक है, ये सारा अंडरस्टूड हो गया एक ही शब्द से। जैसे मैंने कहा जाता है, तो एक लड़का भी समझ में आ गया, अभी जा रहा है समझ में आ गया, कोई अपेक्षा नहीं रहती। ठीक है, कौन जाता है वो बात की बात है, कोई लड़का है जा रहा है, बस इतना ही। ठीक है, तो वो पद्धति जो है वो अपने आप में एक वाक्य है, इसीलिए क्रियापद सबसे मुख्य है। ठीक है,
ये क्लैरिटी हो के फिर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। अब उसके बाद हाँ, अभी वो जो ज्योति भगिनी बता रही थी, पद में दो अंश होते हैं, वो है प्रकृति और प्रत्यय। ठीक है, प्रकृति क्या होती है? नाम, नहीं, नाम नहीं। प्रकृति मैडम वो जो पद है वो पद का मूल रूप है, हाँ जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता है, पद के स्तर पर विभाजित नहीं किया जा सकता, वो प्रकृति। ठीक है, उसका अंश और अर्थपूर्ण अंश है, ये मैंने बोला था, अर्थपूर्ण अंश है उसका, पद का। ठीक है, जैसे रामा है उसका एक अर्थ है, तटा है उसका एक अर्थ है, माला है उसका एक अर्थ है। ठीक है, और उसका जैसे दो मालाएं हैं तो माले बोलेंगे, वो बाद में आएगा। ठीक है, दो मालाएं, ये बोला मालाएं, ये जो ये है वो हमने बहुवचन जोड़ने का ये प्रयास किया है, लेकिन माला नहीं बदला है। तो वो जो प्रकृति है वो अंश है जिसमें अर्थपूर्ण अंश है और विभाग नहीं किया जा सकता, वो प्रकृति। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। अब प्रत्यय क्या है? ये जो पीछे से आकर जुड़ता है प्रत्यय। हाँ सही है, बिल्कुल पीछे से आकर जुड़ता है। क्या उसका अर्थ होता है? जिसके जुड़ने से अर्थ बनता है, हाँ, वह प्रत्यय कहलाता है। हाँ, प्रकृति के अर्थ में और प्रत्यय के अर्थ में एक ये है, वो अभी मैं आपको बताती हूँ। प्रत्यय का फंक्शनल अर्थ होता है। ठीक है, फंक्शनल बोले तो कार्य रूपी अर्थ होता है उसका। ठीक है, यानी कोई जाता है तो उसमें एक लड़का अंडरस्टूड है, ओके, वो अभी जा रहा है ये अंडरस्टूड है, ये सब इत्यादि आगे पढ़ेंगे। तो वो सब चीजें ओके, वो होते हैं प्रत्यय के फंक्शंस। तो वो फंक्शनल अर्थ होता है, वैसे उसका कोई अर्थ नहीं। ता है अगर मैं बोलूंगी अलग से आकर, ता है बोलूंगी, कुछ आपको समझ में आएगा क्या? कुछ नहीं समझ में आएगा। एक और बात, बहुत मुख्य बात है, बतानी है आप लोगों को कि ये जो प्रकृति प्रत्यय हम विभाग कर रहे हैं, ये केवल शास्त्रीय विषय है। धातु नाम का कोई चीज इस दुनिया में होता है क्या? आप बताइए। अब जाना, सोना, बैठना, उठना, पढ़ना, ये लोक में होता है क्या? व्यवहार में होता है क्या? मुझे बताइए। नहीं होता है। आप सोच कर देखिए, दुनिया में कोई धातु नाम की चीज है ही नहीं। मतलब हम जितनी भाषा बोलते हैं ना, उतने में कोई जैसे बोलना, पढ़ना, जैसे बच्चा भी भाषा बोलता है ना, मैं बोलना कर रहा हूँ, ऐसा बोलता है क्या? वो मैं बोल रहा हूँ बोलता है, और बोलता हूँ बोलता है। बोलना अपने आप में किसी प्रयोग का अंश है क्या पूरी भाषा में? आप सोचकर बताइए। ये सब हमने क्रिएट किया है, ये सब वैयाकरणों की क्रिएशन से। एक्चुअली ये वैदिक है, मतलब इसका जो विभाग है किसी व्यक्ति ने बैठकर किया है, इसका अर्थ ये नहीं है। ये हमारी सारी परंपरा भगवान से आती है, सृष्टिकर्ता से आती है। ठीक है, परंपरा में, क्योंकि ये यहाँ पर धातु क्या है, यहाँ पर प्रत्यय क्या है, यहाँ पर प्रातिपदिक क्या है, यहाँ पर कौन सा ये जुड़ा हुआ है, ऐसा ये सारे प्रश्न, ओमकारम पृच्छामः को धातु, ऐसा करके एक प्रसंग आता है, उपनिषदों में आता है। वो उपनिषद में अगर धातु का प्रस्ताव आ रहा है तो वो कहाँ पर शुरू हुआ होगा, कहाँ पर उसका प्रारंभ हुआ होगा? एक बार आप सोचकर देखिए। ये कॉन्सेप्ट पाणिनि ने नहीं बनाए, ये कॉन्सेप्ट उसके पहले वाले वैयाकरणों ने नहीं बनाए हैं। ठीक है, पर इसको जो समझने के लिए इतना अगर हम विभाग नहीं करेंगे तो हम भाषा को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए कृपा दृष्टि से ये जिसने भी ये बनाई है, जिसने भाषा बनाई है, जिसने ये सब मतलब प्रकृति से परे, मतलब हमारे समझ से परे जो एक वस्तु है, ठीक है, उसी वस्तु ने ये सब हमको व्यवस्था दी है। ठीक है, तो उसको एक बार मनस्पूर्वक नमस्कार करते हैं ताकि वो जो ज्ञान है हमारे अंदर प्रवेश कर जाए। ओके, तो ये दुनिया में होते ही नहीं है प्रकृति प्रत्यय, केवल हमारी समझ के लिए, केवल हमें जानने के लिए हमने ये व्यवस्था की है। इसके बहुत अच्छे से आप इस बात को माइंड में बिठाइए। ये सब जो हम स्टडी करने जा रहे हैं बहुत सारा टेक्निकल नहीं होने वाला है, लेकिन बस इतना सा टेक्निकल होगा जो आपका सामान्य व्यवहारिक चीजों में ही थोड़ी सी टेक्निकलिटी। ठीक है, ज्यादा मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी विषय को। ओके, बस प्रकृति और प्रत्यय, बहुत बढ़िया। इसके बाद ठीक है, ये जो पुरुष होते हैं वो कितने होते हैं ये बताइए। और तीन प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं। गुड, हाँ, कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। हाँ, करेक्ट। तो कौन उत्तम, कौन मध्यम, कौन प्रथम?
मैं उत्तम, हम्म, आप मध्यम हम्म, और कक्षा हमारी हाँ। प्रथम। हाँ, हम जिस बारे में बात करते हैं, मैं और तुम मिलकर जिस बारे में बात कर रहे होते हैं वो सब प्रथम। ठीक है, तो प्रथम की दुनिया बहुत बड़ी है, इसलिए प्रथम को प्रथम रखा गया है। ओके, ऐसे। ठीक है, उसके बाद प्रकृति प्रत्यय प्रथम मध्यम उत्तम, उसके बाद आते हैं। महोदय, हाँ बोलिए। इधर मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। वो जो वो बोलते हैं क्या, जो आपका संस्कृत में तो भवानीति कहते हैं। तो भवान, मैडम, भवान तो ये तो प्रथम पुरुष का विषय है। तो आप मध्यम पुरुष कैसे होता है? आप बोलने से मध्यम पुरुष होता है, परंतु भवान बोलने से उसी स्थिति में प्रथम पुरुष कैसे होते हैं? हाँ, उसका नियम है, पाणिनियन रूल है। उन्होंने बताया है कि व्यवहार में हमेशा बहुवचन प्रयोग के लिए हम भवान शब्द का प्रयोग करेंगे, उसमें थोड़ा गौरव झलकता है, इसके लिए और कुछ नहीं, खास कुछ नहीं। बस भवान शब्द का अर्थ ही आप है बस। हिंदी में आप तो मध्यम पुरुष में आता है, परंतु संस्कृत में भवानीति को झलकाने वाला भाव का प्रथम पुरुष पद है। वो भाव केवल मध्यम पुरुष है। ठीक है, भाव मध्यम पुरुष है लेकिन शब्द प्रथम पुरुष है। ओके, हाँ। जैसे मैं हिंदी के बारे में बताती हूँ आपको। जैसे आप संस्कृत के विषय में आपको चकरा जाते हैं ना, मैं हिंदी के विषय में चकरा गई थी। एक स्टेज में परिचय हो रहा था, तो बोल रहे आप है महान गायक, ऐसे कुछ बता रहे थे। मतलब आप है, आप तो हम बोलते समय आप बोलते हैं, अभी इनको संबोधित करके बोल रहे, मतलब ऐसे करके दिखा के बगल में जो खड़े, आप है बहुत महान कलाकार, इस प्रकार कुछ बोल रहे थे। ये बोले आप है, तभी मेरा स्टकअप हो गया, आप है कैसे बोल रहे हैं? तो वहां कैसे वो काउंट हुआ? आप तो मध्यम पुरुष है ना, तो वो प्रथम पुरुष के लिए बता रहे हैं। आप है बोल के इनसे बात नहीं कर रहे, उनसे बात कर रहे, सामने वाले ऑडियंस से बोल रहे कि आप है, तो ये प्रथम पुरुष का विषय हुआ ना। सही मैडम, सही। सेम थिंग अप्लाइज फॉर संस्कृत आल्सो। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। हाँ, ये x प्लस वाई फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसको आप बहुत अच्छे से माइंड में बिठाइए। x इज प्रकृति, y इज प्रत्यय। ठीक है, तो मैं x के स्थान पर y के स्थान पर करके बोलूंगी तो आप समझ जाएंगे, प्रकृति के स्थान पर, प्रत्यय के स्थान पर। और ये समुच्चय भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल वर्ण होना ही आवश्यक नहीं है। ठीक है, ओके। हाँ, क्रियापद के मूल को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु कहते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद और कुछ पूछने का नहीं है। हाँ, ये जो आ आया है पठती में, वो क्या है? पठती में पठ प्लस ती में आ नहीं है, जब वो पठती बना तो आ आके बैठ गया है, वो कहाँ से आया है? विकरण गण का विकरण है प्रत्यय। ठीक है, वो क्या है? विकरण क्या होता है? अकार प्रतिनिधि है विकर्ण का। हाँ, क्लासिफिकेशन के लिए। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ धातुस। ठीक है, धातुओं का एक विभाग बनाया गया है। कितने टाइप के विभाग हो गए हैं वो? नंबर क्या है? 10। ठीक है, 10। और ये पहले गण की बात हो रही है। हम लोग जो बात कर रहे हैं, पठ, क्रीड़ा, पता, भवा, ये सब बोल रहे हैं, वो सब प्रथम गण की धातुएं हैं। ठीक है, और प्रथम गण का विकरण प्रत्यय है आ, इसलिए वो आ आके बैठ गया है। आगे हम इसके टाइप्स देखेंगे, दूसरे 1, 4, 6, 10 पढ़ेंगे ना, तो 4 और 6 और 10 पढ़ेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आएगी। जब कॉन्ट्रास्ट देखेंगे, दूसरे गणों को भी हम ऑब्जर्व करेंगे ना, तो हमको ये बात समझ में आएगा। अभी के लिए बस इतना कि वो आ आके बैठा है, बस इतना। ठीक है, बस इतना ही आज का पाठ। और कोई संदेह है तो आप पूछ सकते हैं। बस यही वर्तमान काल। हाँ, द्विवचन और बहुवचन भी हमने पढ़ा है। तो द्विवचन का प्रत्यय कौन सा है? जैसे एक जाता है ती है, 2 जाते हैं तो कौन सा प्रत्यय है? तह। ठीक है, एक धातु के साथ बताइए। जैसे दो लोग पढ़ रहे हैं, पठतः। पठतः, करेक्ट। फिर बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। आप रुकिए ज्योति भगिनी, आप रुकिए, मैं किससे पूछती हूँ। हमसिनी जी ने हाथ उठाया था कुछ अभी थोड़ी देर पहले, मिस्टेक था या वो बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं। बहुवचन में क्या उसका प्रयोग होता है? बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। पठन्ति। पठन्ति, ओके, पठन्ति, वेरी गुड। तो ती तह अंति, तो ये जो है इसको आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। ती तह अंति, ओके, ती तह अंति,
ये अंति से अंति नहीं बोल पाएंगे, इसलिए अंति है। आ को आप माइंड में मत रखिएगा, उसका ब्रैकेट माइंड में रहे। अंति बोलेंगे तो आ के साथ जैसे लेखन में ब्रैकेट है, वैसे माइंड में आप बोलते समय भी एक ब्रैकेट बना लीजिए, वरना अनुपूर्वी के स्थाई पर हम काम कर रहे हैं तो उस आ का इसमें प्रवेश हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए। ओके, राइट। चलिए यहाँ पर हम पाठ खत्म करते हैं। कुछ संदेह है क्या, पूछ सकते हैं। महोदया, हलंत यानी सब व्यंजन आते हैं, तो अजंत यानी सब स्वर। हाँ, बस। और वो स्वर जो व्यंजन के अंदर जुड़ा हो, जैसे पठा बोलेंगे तो ठा के अंदर जो आ है वो भी अजंत ही है, ठीक है। धन्यवाद। चलिए यहाँ पर अपनी कक्षा को समाप्त करते हैं। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शृण्वन्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़िएगा, ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और इस पर थोड़ा सा ये चिंतन कीजिए। इस अभी कोई होमवर्क नहीं है, मैं दे सकती हूँ आपको होमवर्क, कुछ धातुएं दे सकती हूँ, उस पर आपको लिख कर आने को बोल सकती हूँ, लेकिन थोड़ा 2 पाठ होने के बाद होमवर्क दिया करें, ठीक है। ओके, अस्तु। नमो नमः, सभी का धन्यवाद, सादर प्रणाम। धन्यवाद। 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 धन्यवाद।